हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द विज़न के इस प्लेटफॉर्म पर। इफ़को एजीटी मेंस की टेस्ट सीरीज़ हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ में आपको मेंस एग्ज़ाम लेवल का एकदम एग्जैक्ट पैटर्न देखने को मिलेगा। कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की गई है। हमारा टारगेट है कि जिस तरह हमने इफ़को एजीटी प्रीलिम्स के अंदर अच्छे से स्कोर करने की कोशिश की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर हमने कवर किए थे, उसी तरह मेंस के अंदर भी हमारा टारगेट रहेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कवर करने की कोशिश करें, उन टॉपिक्स के थ्रू गो थ्रू होने की कोशिश करेंगे। तो आज से हमारा ये सीरीज़ शुरू हो चुका है। इसको डेली अटेंड करना, डेली लाइव सेशन हमारा रहेगा एक, या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू क्रीडा द डेप्थ ऑफ डीप प्लॉइंग, यानी कि क्रीडा के अकॉर्डिंग डीप प्लॉइंग की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो इसी क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो पूछ सकता है हमें कि क्रीडा जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर कब एस्टेब्लिश किया गया है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, कब एस्टेब्लिश हुआ और कहाँ हुआ। तीन क्वेश्चन ये हो गए इसके अंदर, और ये डीप प्लॉइंग की डेप्थ भी इसमें पूछी गई है। तो एक चौथा क्वेश्चन ये हो गया। यहाँ से आपके चार क्वेश्चन कवर होंगे। तो क्रीडा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये इसका फुल फॉर्म होता है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ये एस्टेब्लिश किया गया था हैदराबाद तेलंगाना के अंदर 1985 के अंदर। डीप प्लॉइंग की डेप्थ कितनी होती है इसके अकॉर्डिंग 5 to 10 होती है, या फिर 10 to 15 सेंटीमीटर, 15 to 25 सेंटीमीटर, या 25 to 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस को पहले से खुद से ट्राई करने का कोशिश करें, और बाकी आगे तो वीडियो तो चलता ही रहेगा। 25 to 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल स्पेसिंग फॉर प्लांटिंग हाइब्रिड मेज। जो हाइब्रिड मेज होता है उसको सोइंग करने के लिए आइडियल स्पेसिंग कितनी रखनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपका पूछोगे। ये एकदम डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ रटने वाला है नहीं, एकदम फैक्ट है ये। 60 into 20 सेंटीमीटर की आपकी स्पेसिंग रखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स ऑफ क्रॉप्स। जैसे मान लीजिए कोई क्रॉप है, इसके अंदर लोअर लीव्स हैं, उनकी बातें हो रही हैं कि लोअर लीव्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से क्लोरोसिस नामक डिजीज या फिर क्लोरोसिस देखने को मिलता है, यानी कि येलो लीव्स। तो जो लोअर लीव्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे वो ओल्ड होती जाती है उसमें से माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि यंगर लीव्स के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ओल्ड लीव्स से न्यू लीव्स के अंदर ट्रांसफ़र होने की वजह से लोअर लीव्स के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो इसमें जो नाइट्रोजन होता है उसकी वजह से क्या होता है, क्लोरोसिस देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वीड्स इन राइस फील्ड। राइस फील्ड के अंदर खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड होता है वो यूज़ किया जाता है या रिकमेंड किया जाता है। मैनुअल वेडिंग, यानी कि हाथों से या फिर मैनुअल तरीके से वीडिंग करना, या फिर प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का एप्लीकेशन करना, फ्लड इरिगेशन करना, या क्रॉप रोटेशन, इनमें से कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसमें प्री इमरजेंस हर्बिसाइड एप्लीकेशन ये मेथड रिकमेंड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच पेस्ट इज़ ए मेजर थ्रेट टू शुगर केन क्रॉप। शुगर केन क्रॉप जो होती है उसके लिए मेजर थ्रेट वाला पेस्ट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डैमेज कोज कर सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो वाइट फ्लाई होता है, या फिर अर्ली शूट बोरर, या एफिड, या फिर थ्रिप्स, इनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो इसमें जो अर्ली शूट बोरर होता है वो राइस के लिए मेजर पेस्ट माना गया है, तो अर्ली शूट बोरर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन कंपोस्ट प्रिपरेशन। कंपोस्ट के प्रिपरेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। फार्म यार्ड मैन्योर, या FYM भी लिख देते हैं इसको, या केमिकल फर्टिलाइज़र, या सिंथेटिक पॉलीमर्स और इंडस्ट्रियल वेस्टेज।
तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको प्रिपरेशन करने के लिए फार्म यार्ड मैन्योर का यूज़ किया जाता है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायो फर्टिलाइजर रिकमेंडेड फॉर पल्सेस। पल्सेस के लिए कौन सा बायो फर्टिलाइजर जो है रिकमेंड किया जाता है? एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, फोस्फोबैक्टीरिया और एजेटोबैक्टर। तो राइजोबियम जो है वो पल्सेस के लिए या लेग्यूम क्रॉप के लिए बायो फर्टिलाइजर रिकमेंड किया जाता है। सेशंस हम छोटा मतलब सेशन की ड्यूरेशन हम छोटी से छोटी रखने की कोशिश करते हैं, फालतू की बातें इधर उधर की ना करके सीधा फोकस करते हैं सिर्फ पढ़ाई के ऊपर। व्हाट इज़ द आइडियल सॉइल पीएच फॉर ग्रोइंग ग्राउंडनट। ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए सॉइल की आइडियल पीएच कितनी होती है? तो ये तो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, इस पर नहीं किया जाता है। ये स्लाइटली बेसिक की तरफ चला जाता है और ये ज़्यादा बेसिक की तरफ चला जाता है। यानी कि इसका आइडियल जो पीएच होता है जो ग्राउंडनट को ग्रो करने के लिए वो 6 to 6.5 होता है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन फॉर इरीगेटेड राइस पर हेक्टेयर। यानी कि इरीगेटेड राइस जो होता है उसके अंदर नाइट्रोजन की कितनी डोज एप्लीकेशन की जाती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो 100 to 150 kg ऑफ नाइट्रोजन पर हेक्टेयर अप्लाई किया जाता है। विच डिजीज़ अफेक्ट्स द पेनिकल ऑफ राइस। राइस के अंदर पेनिकल को अफेक्ट करने वाली डिजीज़ कौन सी है, ये पूछा गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है ब्लास्ट, यानी कि राइस ब्लास्ट होता है, या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट होता है, या सीथ ब्लाइट होता है, या फिर ब्राउन स्पॉट होता है। तो जो राइस ब्लास्ट होता है ना उसके अंदर पेनिकल को अफेक्ट होता है, मतलब इस डिजीज़ के अंदर पेनिकल सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। इसका आंसर होगा राइस ब्लास्ट। अब इसके बारे में थोड़ा एलिबोरेट करके देख लेते हैं सभी ऑप्शंस को। जो राइस ब्लास्ट होता है उसके बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो ये इसको रिच मैन डिजीज़ भी कहते हैं, रिच मैन डिजीज़। अब ये एक फंगल डिजीज़ होती है। अब इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके लिए कोजल ऑर्गेनिज्म जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजे, पायरिकुलेरिया ओराइजे, या फिर इसका जो टीलियोमॉर्फ स्टेज होता है उसको मैग्नाफोर्टे ओराइजे भी कहते हैं, मैग्नाफोर्टे ओराइजे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पेस्ट होता है राइस, मतलब इम्पोर्टेंट डिजीज़ होता है राइस के लिए, इसको ध्यान रखना। इसमें अफेक्टेड पार्ट हमने देख लिया, लीव्स भी होती है, नोड भी होता है, इसके अलावा पेनिकल भी अफेक्ट होता है इसके अंदर। या फिर एक इसका पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम जो होता है, इसमें जो लीव्स होती हैं उस पर स्पिंडल शेप या बोट शेप या डायमंड शेप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर इसमें और कुछ याद रखना है तो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंट वेराइटी होती है IR64, और इसके अलावा इसमें क्या होता है स्वर्णधान, ये 2 वेराइटी याद रख लेना। ये राइस ब्लास्ट के लिए रेजिस्टेंट वेराइटी होती हैं। अगला था ऑप्शन बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसकी वजह से, मतलब इसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है बैक्टीरियल, इसका मतलब ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये होती किसकी वजह से है? ज़ैंथोमोनास ओराइजे, पैथोआरबी इसका ओराइजे ही होता है, इसकी वजह से कोज होता है। ये डिजीज़ कब देखने को मिलता है? जब राइस के अंदर हेडिंग का टाइम होता है, तब आपको ये डिजीज़ देखने को मिलती है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट सिम्टम देखने को मिलता है जिसको क्रेसेक सिम्टम कहते हैं, क्रेसेक सिम्टम, या फिर इसको सीडलिंग ब्लाइट भी कहते हैं। ये एक इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। क्रेसेक सिम्टम का मतलब होता है, मतलब नर्सरी स्टेज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगा, ब्लाइटनिंग हो जाएगी टिप की, और आपको येलो बैक्टीरियल ऊज भी देखने को मिलेगा। अगला था सीथ ब्लाइट, या फिर इसको सीथ रोट भी कह देते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ये भी एक फंगल डिजीज़ होता है जो कि सारोक्लेडियम ओराइजे से होता है। ठीक है, इसकी टीलियोमॉर्फ स्टेज पूछे तो मैग्नाफोर्टे साल्विनी होती है। इसके अंदर भी
जो पेनिकल्स होते हैं उसके अंदर रोट हो जाता है और वाइटिश पाउडरी जो फंगल ग्रोथ होती है वो देखने को मिलती है इनसाइड द लीफ सीथ के अंदर की साइड। अब एक और लास्ट ऑप्शन बचा ब्राउन स्पॉट। ब्राउन स्पॉट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसको सीसेमी स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं, सीसेमी स्पॉट डिजीज़ भी कहते हैं। इसके अंदर जो डिजीज़ होती है वो सबसे पहली बात तो जो सीड बोर्न डिजीज़ होती है, सीड बोर्न डिजीज़ होती है। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म देखना चाहें तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे या बाइपोलेरिस ओराइजे होता है, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे या फिर बाइपोलेरिस ओराइजे, इसकी वजह से ये डिजीज़ कोज होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो लीव्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये कौन सी मतलब इसके लिए सीवियर कंडीशंस क्या होती हैं, अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर ये डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा होती है। हमने चारों क्वेश्चन को कवर कर लिया, इसमें 4 क्वेश्चन आपके कवर हो सके हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ग्रीन मैन्यूरिंग? ग्रीन मैन्यूरिंग करते हैं उसका प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है? वीड को कंट्रोल करना या फिर सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूवमेंट करना और पेस्ट का मैनेजमेंट करना या वाटर का कंजर्वेशन करना। वीड को कंट्रोल करना नहीं होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है ग्रीन मैन्यूरिंग के द्वारा। ग्रीन मैन्यूरिंग होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फील्ड है, उसमें हमने कोई क्रॉप लगाई और वो जब वो क्रॉप एकदम मतलब मेच्योरिटी से जस्ट पहले वाली स्टेज पर यानी कि प्री फ्लावरिंग स्टेज पर या फिर जस्ट फ्लावरिंग स्टार्ट हुआ है, तब क्या होता है उसको सॉइल के अंदर इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि प्लॉइंग कर देते हैं उसके अंदर स्टैंडिंग क्रॉप के अंदर ही, जिससे क्या होगा ये सॉइल के अंदर मर्ज हो जाती है और अपने न्यूट्रिएंट्स को धीरे धीरे सॉइल के अंदर रिलीज़ करती है, जिससे अपकमिंग जो भी क्रॉप होती है वो न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर पाती है। इससे सॉइल की फर्टिलिटी का क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है। इस तरह की ग्रीन मैन्यूरिंग को क्या कहते हैं, इन सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग। एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका फील्ड है लेकिन आपने कहीं दूसरी जगह से वेजिटेशन, जैसे मान ली कोई फॉरेस्ट है, इधर फॉरेस्ट से हमने यहाँ से लीव्स कलेक्ट की और यहाँ पर डाल दी, तो इससे क्या हुआ अपन दूसरी जगह से लेकर यहाँ पर डाल रहे हैं, तो एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग होता है। एक्स सीटू ग्रीन मैन्यूरिंग के लिए एग्ज़ाम में आपको IBPS APO के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, तो इनके एग्जाम्पल ज़रूर आप देख लेना एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिकमेंडेड वेराइटी ऑफ कॉटन? कॉटन की रिकमेंडेड वेराइटी कौन सी होती है और क्यों होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। MCU 5 ADT 43 CO 14 IR 36। तो MCU 5 होती है वो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी होती है कॉटन की, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वेराइटी, यानी कि कॉटन का जैसे ये सीड है तो इसकी एपिडर्मल टिश्यू होते हैं, वहाँ से इसके अंदर लिंट जनरेट होता है जो एक इकोनॉमिक पार्ट होता है कॉटन में, तो यही एक इकोनॉमिक पार्ट होता है। तो इसकी वजह मतलब सीड भी इकोनॉमिक पार्ट होता है, लेकिन टेक्सटाइल के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो लिंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको जिनिंग के द्वारा आपको ये फाइबर देखने को मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इसको। तो MCU 5 वेराइटी होती है, इसके अंदर ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल होता है, तो अपने को ज़्यादा फाइबर मिलेगा। जिनिंग परसेंटेज जो होता है कॉटन के अंदर वो कितना होता है, 30 to 35% होता है। इसके साथ में ही जो फाइबर की लेंथ और मैच्योरिटी मेजर करने के लिए एरिलोमीटर को काम में लेते हैं। और इसके अलावा जो फाइननेस होती है यानी कि फाइबर की फाइननेस जो होती है उसको मापने के लिए माइक्रोनेयर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जिनिंग परसेंटेज के अंदर H2SO4 और सीड का रेशियो कितना लिया जाता है, तो सीड मान लो जैसे 10 सीड लिए तो H2SO4 1 रेशियो में लिया जाता है। व्हाट इज़ द मेन मेथड टू कंट्रोल रूट ग्रब इन ग्राउंडनट? ग्राउंडनट के अंदर रूट के ग्रब को कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? फोलियर स्प्रे, सॉइल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, ट्रैप क्रॉपिंग या फिर मैनुअल रिमूवल? तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं इंसेक्टिसाइड का, जिससे सारे जितने भी ग्रब होते हैं, वाइट ग्रब होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर कोकोनट ट्रीज। कोकोनट के अंदर कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो एसेंशियल होता है। जैसे मान लीजिए कोकोनट है, तो कोकोनट में जो कोकोनट लगता है उसके अंदर बैरन कोकोनट यानी कि पानी अगर उसमें नहीं रहेगा, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, उसके लिए यानी कि अच्छे से ग्रो करने के लिए कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये बोरोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड फॉर मेज। मेज के लिए पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड कौन सा है, ये पूछा गया है। तो एट्राजीन या पेंडिमेथिलीन, ग्लाइफोसेट और बीटाक्लोर। इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे। यह आपके लिए होमवर्क रहेगा, जिससे हम अपना इंटरेक्शन बना रहे और आपको और ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो सेशंस को लगाने में। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के अंदर प्राइमरी बेनिफिट क्या मिलता है। इंक्रीज पेस्ट इंसिडेंस यानी कि पेस्ट का इंसिडेंस बढ़ जाता है क्रॉप रोटेशन से, बिल्कुल गलत बात है। इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ, सॉइल की जो हेल्थ होती है वो इम्प्रूव होती है, ये सही है। रिड्यूस क्रॉप यील्ड तो इंक्रीज होती है। हायर वाटर रिक्वायरमेंट, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। विच इंसेक्ट इज़ ए मेजर पेस्ट ऑफ पल्सेज। पल्सेज का मेजर पेस्ट कौन सा है, तो पोड बोरर जो होता है पल्सेज के अंदर मेजर पेस्ट होता है, जो पोड के अंदर बोर कर देता है और क्रॉप को डैमेज करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड स्पेसिंग फॉर बनाना प्लांटिंग। बनाना की क्रॉप को प्लांट करने के लिए कितना स्पेसिंग रिकमेंड किया जाता है। 1.8 इंटू 1.8 मीटर, 2.5 2.5, 1.2 1.2 या फिर 3 इंटू 3 मीटर। तो 1.8 इंटू 1.8 रिकमेंड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंगल डिजीज ऑफ सोरगम। सोरगम के अंदर होने वाला फंगल डिजीज कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। तो डाउनी मिल्ड्यू होता है या फिर मोजेक वायरस, इसमें तो वायरस लिखा हुआ है, ये तो कट हो गया। बैक्टीरियल के अंदर बैक्टीरिया लिखा हुआ है, ये भी कट हो गया। अब एक होता है लीफ कर्ल और एक पाउडर डाउनी मिल्ड्यू, ये दो ऑप्शन बचे। लीफ कर्ल जो होता है ये भी एक वायरल होता है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू जो होता है वो क्या होता है, आपका फंगल डिजीज होता है। तो ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के अंदर प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है। अर्थवर्म कास्टिंग या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र। वर्मी कंपोस्टिंग में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता है, सिंथेटिक एडिटिव्स का भी यूज़ नहीं किया जाता है, सैंड पार्टिकल भी यूज़ नहीं किए जाते हैं, अर्थवर्म का यूज़ किया जाता है। विच क्रॉप इज़ रिकमेंडेड फॉर सैलाइन सॉइल। सैलाइन सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप होती है जो रिकमेंड की जाती है, वो सैलाइन टॉलरेंट होती है। राइस, बार्ले, मेज, कॉटन। तो बार्ले की जो क्रॉप होती है वो सैलाइन टॉलरेंट होती है, रिकमेंड की जाती है ग्रो करने के लिए। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ सीड ट्रीटमेंट इन क्रॉप्स। तो सीड ट्रीटमेंट जो होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है क्रॉप्स के अंदर, ये पूछा गया है। इन्हांस सीड की साइज़ बढ़ाने के लिए, या फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट सीड बोर्न डिजीज़, सीड बोर्न डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए, इंक्रीज सीड वेट, सीड का वेट बढ़ाने के लिए, या इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल की टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इनमें से जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, यानी कि सीड बोर्न डिजीज़ हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए सीड ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट। वीट की हाई यील्डिंग वेराइटी कौन सी है। तो इनमें से CO47, HD2967, ADT39 या फिर IR64। तो HD2964 वेराइटी है जो हाई यील्डिंग वेराइटी है वीट की, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तब बहुत सारा प्रोडक्शन इससे मिला था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। कैनाल्स है, ट्यूबवेल्स हैं, या फिर रेन वाटर या रिवर्स। तो ट्यूबवेल्स जो हैं इंडिया के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ इरिगेशन हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कंट्रोल एफिड्स इन वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के अंदर एफिड को कंट्रोल करने के लिए मुख्य या मेन मेथड क्या होता है। सोयल ड्रेंचिंग करना, या फिर फोलियर स्प्रे विद नीम ऑयल, या डीप प्लोइंग, या फिर
फ्लड इरिगेशन, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो यही क्वेश्चंस वो होते हैं जो आपको सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में डालते हैं या वहाँ से बाहर निकालते हैं, क्योंकि हर कोई इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फोलियर स्प्रे करते हैं नीम ऑयल का, सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM का मेथड कौन सा है। एक्सक्लूसिव यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स का यूज़ करना, यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटी का यूज़ करना, ओवर इरिगेशन करना, या फिर मोनोक्रॉपिंग। तो रेजिस्टेंट वेराइटी का यूज़ करना एक IPM का मेथड होता है। आज का क्वेश्चन इतना ही था। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आगे के जो सेशंस रहेंगे हम उनमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे और क्वेश्चंस का लेवल एग्ज़ाम के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एकदम एग्ज़ाम लेवल का आपको मॉक प्रोवाइड किया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मतलब क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, सेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।